नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में भारतीय भूगोल पार्ट 1 कवर किया था और इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल पार्ट 2 कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है यहाँ पर धरातल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, यहाँ पर धरातल में कौन कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। ठीक है, तो हम इन्हें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्वतों का वर्गीकरण निम्न है। ठीक है, कौन कौन से पर्वत होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला है ब्लॉक पर्वत या वॉजेज, है ना, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर वलित या मोड़दार पर्वत। तीसरा है यहाँ पर देखिए संचित या संग्रहित पर्वत। और चौथा है अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ब्लॉक पर्वत। तो देखिए, ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, वॉजेज जो फ्रांस में है, ठीक है, सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, और विंध्याचल एवं सतपुड़ा जो भारत में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर वलित या मोड़दार पर्वत कौन कौन से हैं। तो देखिए, हिमालय है, वो क्या है, वलित या मोड़दार पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो वलित या मोड़दार पर्वत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रॉकीज है, फिर एंडीज है, फिर आल्पस और फिर एटलस है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्वतों में। तो हमेशा पूछता है कि हिमालय जो है वो किस तरह का पर्वत है, तो वलित या मोड़दार पर्वत। तो देखिए, यहाँ पर तीसरा जो है वो है संचित या संग्रहित पर्वत। यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेयन जो फिलीपींस में है, ठीक है, फ्यूजियामा पर्वत है जो जापान में है, पोपोकैटीपेटल है जो मैक्सिको में है, और विसुवियस पर्वत है जो इटली में है। ठीक है, तो ये क्या है, संचित या संग्रहित पर्वत के एग्जाम्पल है। अब देखिए चौथा है अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, अपलेशियन पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पठार। तो देखिए, पठार निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पठार होते हैं देखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर पहला है हिमानी पठार, फिर है लोयस पठार, तीसरा है लावा पठार, फिर है अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, उसके बाद है गिरिपदी या पर्वतपदी पठार, फिर है महाद्वीपीय पठार और फिर है गुंबदागार पठार। अब देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि देखिए हिमानी पठार मतलब क्या होता है, हिम से वो आच्छादित होता है। ठीक है, बर्फीला पठार होता है। ठीक है, अब देखिए लोयस पठार जो है वो उस जगह का नाम है। ठीक है, लावा पठार में आप देखिए, आप लावा से रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अंतर पर्वतीय मतलब पर्वत के अंतर्गत वो पठार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए महाद्वीपीय पठार का भी आप वो कर सकते हैं, है ना, महाद्वीप के स्थान पर होता होगा, पर आप महाद्वीप से आप रिलेट कर सकते हैं। और गुंबदाकार पर्वत का आकार जो होगा वो गुंबद के आकार का होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रख सकते हैं, मैंने बस ऐसे समझने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर देखिए मैदान। तो देखिए, भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। ये 500 फीट से कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो भूपटल पर जो निचले और समतल क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। देखिए कि समतल क्षेत्र और जो समतल क्षेत्र होते हैं वो मैदानी कहलाते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार है, तो 40% भाग पर मैदानों का विस्तार है। और ये क्या होते हैं, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले होते हैं। देखिए, जो मैदान होते हैं वो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से मैदान है यहाँ पर। देखिए, तो पहला है देखिए हमारे पास अपर्दनात्मक मैदान। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, अपर्दनात्मक मतलब क्या बोल रहा है, ये जो मैदान बने हैं वो अपर्दन से ही बने हैं। ठीक है, तभी ये इसका नाम कहलाता है अपर्दनात्मक मैदान। तो हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया, देखिए नदी, हिमानी और पवन इन जैसी शक्तियों के अपर्दन से क्या होते हैं, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है देखिए लोएस मैदान जो कि अपर्दनात्मक मैदान है। ठीक है, यहाँ पर अपर्दनात्मक मैदान के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है लोएस मैदान, फिर है कर्स्ट मैदान, फिर है संप्राय मैदान, फिर है ग्लेशियल मैदान और आखिरी है रेगिस्तानी मैदान। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैदानों का आपको नाम दे दिया रहेगा और इसमें ये बोल सकते हैं कि ये कौन कौन सा मैदान अपर्दनात्मक मैदान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर निक्षेपात्मक मैदान। ठीक है, तो देखिए नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा एवं सतलज के मैदान,
मिसिसिपी एवं हांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि नदी निक्षेप द्वारा, देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि निक्षेपात्मक मैदान मतलब क्या हो रहा है, निक्षेप से बना हुआ मैदान है। ठीक है, तो फिर कहेंगे निक्षेपात्मक मैदान। अब देखिए, अब निक्षेप कहाँ से होता है, नदी से होता है, प्रमुखता नदी से ही निक्षेप होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, नदी निक्षेप से क्या होता है, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। और इसमें क्या है, गंगा सतलज के मैदान, मिसिसिपी एवं हांगो के मैदान प्रमुख है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया कि गंगा और सतलज के जो मैदान है वो निक्षेपात्मक है, साथ ही साथ मिसिसिपी और हांगो के मैदान भी निक्षेपात्मक मैदान है। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान और डेल्टा का मैदान प्रमुख है। अब देखिए जो निक्षेपात्मक मैदान होते हैं उसमें जलोढ़ का मैदान भी है और डेल्टा के मैदान भी, जो कि एक प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख मैदान है। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए, अब पहले हम पढ़े निक्षेपात्मक मैदान, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है निक्षेपण से बने मैदान। ठीक है, कौन कौन से मैदान निक्षेपण से बने हैं तो देखते हैं। पहला है देखिए गिरिपात जलोढ़ मैदान, फिर है बाढ़ मैदान, फिर है डेल्टा मैदान, उसके बाद देखिए लावा मैदान, और फिर अगला है पवन निक्षेपित मैदान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। देखिए वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की प्रमुख परतें, अब देखिए कौन कौन सी वायुमंडल की प्रमुख परतें हैं, इसमें हम ध्यान देंगे। तो देखिए पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है ना, या इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है। सभी मौसमी घटनाएं इस परत से संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर है, यह क्या होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, और देखिए निचली परत आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही निचली परत मतलब धरती से काफ़ी पास है। ठीक है, ये परत जब मान के चलिए ये धरती हमारी है। ठीक है, तो जो वायुमंडल है, इस तरीके से मान के जो वायुमंडल, देखिए तो ये परत है। ठीक है, वायुमंडलीय परत। तो देखिए जो सबसे निचली परत है, ठीक है, यही क्या है, हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं इसे, है ना। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है। अब देखिए जिसमें वायुमंडल का संपूर्ण भार का लगभग 75%, इसका मतलब क्या है कि देखिए क्योंकि सबसे निचली परत है तो, और इसके ऊपर परती परत है वायुमंडल का, तो देखिए भार तो अब निचली परत में होगा ना। तो देखिए 75% भार क्या होता है, क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी मौसमी घटनाएं इस परत में संपन्न होती हैं। अब देखिए जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादल का गरजना हो, वर्षा हो ना हो, ठीक है, बिजली का कड़कना हो, ठीक है, तो वो सब कहाँ संपन्न होती है, क्षोभ मंडल में संपन्न होती है, मतलब ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अब देखिए कह रहे हैं कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में क्या होती है, गिरावट होती जाती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं हम। धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर तथा 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है। अब देखिए धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है, कह रहे हैं तो 8 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ पर, ध्रुवों पर, और 18 किलोमीटर क्या है, विषुवत रेखा पर। अब देखिए ध्यान से, देखिए हमारी ये ग्लोब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 ध्रुव हैं हमारे, है ना, अर्थ के। ठीक है, इस तरीके से 2 ध्रुव होते हैं। तो देखिए धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, मतलब आप जब ध्रुव वाले स्थान पर आप जाएंगे तब क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो आपको 8 किलोमीटर में ही मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग होता है, बर्फीला प्रदेश होता है ना, और वो ध्रुव होता है। इस कारण क्या है कि वहाँ पर ऊंचाई कम होती है। ठीक है, वायुमंडल की, है ना, तो 8 किलोमीटर पर ही आपको मिल जाएगी। पर जो विषुवत रेखा, मतलब आप देखिए आप बीच के स्थानों पर जब आप जाएंगे विषुवत रेखा पर, तब आपको ये क्या मिलेगी, ये ऊंचाई मिलेगी 18 किलोमीटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो ध्रुव होता है वो बहुत ही अलग होता है बाकी भागों से। ठीक है, अर्थ के जो 2 ध्रुव होते हैं वो बर्फीले होते हैं, है ना, वहाँ पर बड़े बड़े हिम के खंड पाए जाते हैं, वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। ठीक है, सबके लिए, है ना, वहाँ पर नॉर्मल आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला है समताप मंडल। ठीक है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा क्षोभ मंडल था वो क्या था, धरातल से 18 किलोमीटर तक आप जाएंगे तब आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 18 से 32 किलोमीटर उसके बाद, मतलब
देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल था हमारा धरती से 18 किलोमीटर के बाद, ठीक है। अब उसके बाद जब 18 से अब 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होगा हमारा, देखिए अब 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा होगा समताप मंडल, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक एक लेयर बना हुआ है ऊपर तक। तो अब 18 से 32 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए इस परत में ताप समान रहता है। अब देखिए जो समताप मंडल है उसमें ताप क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट है कि समताप मंडल बोल रहा है, ठीक है, मतलब समान ताप, ठीक है। तो ताप समान रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, जल वाष्प एवं धूल के कण नहीं पाए जाते हैं, बादलों का निर्माण नहीं होता है तथा मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए जल वाष्प होता है और न ही धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बादलों का निर्माण भी नहीं होता है और न ही कोई मौसमी घटनाएं घटती हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए समताप मंडल में कुछ नहीं होता है, समताप मंडल खाली पड़ा रहता है, ठीक है। ना वहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं, न बादलों का निर्माण होता है, न ही जल वाष्प है, न ही धूल के कण है, ठीक है। अब देखिए अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आप जैसे हम जब आपने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा तो देखिए जो हवाई जहाज़ होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है। हवाई जहाज़ ऐसी जगह उड़ता है जहाँ एकदम खाली रहता है, ठीक है, वहाँ पर ना बादल होते हैं ना कुछ होते हैं। तो वो सबसे आदर्श जगह होता है प्लेन चलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए आप जब हवाई जहाज़ में ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर देखना बादल आपको नीचे नज़र आएंगे, ठीक है, ऊपर नज़र नहीं आएंगे, नीचे नज़र आएंगे, क्योंकि जो प्लेन होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि वायु इन चालकों के लिए आदर्श परत है। देखिए जो प्लेन होता है वो हमेशा क्या होता है, बादलों के ऊपर उड़ता है, और जहाँ पर प्लेन उड़ता है वहाँ देखिएगा आप कि सब एकदम खाली रहता है, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं होता, ना बादल होते हैं, ना आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वही क्या है, समताप मंडल है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर है, और वहाँ पर प्लेन आराम से उड़ सकता है, ठीक है। और बादलों पे जाएंगे तो बादल पे टकराने का खतरा होता है, जिससे प्लेन क्या है, क्रैश होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है अपना मध्यमंडल, जिसे मीसोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो यह समताप मंडल की सीमा से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओजोन परत 20 से 40 किलोमीटर की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए समताप मंडल की सीमा से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। देखिए जो हमारा समताप मंडल था वो 18 से 32 किलोमीटर तक फैला हुआ था, और उसके बाद देखिए 32 से 60 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, हमारा मध्यमंडल फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ मीसोस्फीयर फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओजोन परत भी है 20 से 40 किलोमीटर तक। देखिए अब 60 किलोमीटर तक तो अपना मध्यमंडल फैला हुआ है, पर उसके बीच में 20 से 40 किलोमीटर तक हमारा ओजोन परत भी है, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। मतलब मध्यमंडल में 20 से 40 किलोमीटर ओजोन परत होने के कारण इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यमंडल है ना, मध्यमंडल और ओजोन मंडल एक ही है, ठीक है। मध्यमंडल 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बीच में 20 से 40 किलोमीटर क्या है, ओजोन परत है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। अगला यहाँ पर देखिए इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, इसमें ताप व्युत्क्रम की स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो मध्यमंडल है उसमें जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। पहले हमने क्या पढ़ा है वहाँ पर क्षोभ मंडल में कि क्या तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटता है, पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं मध्यमंडल में कि जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसमें ताप व्युत्क्रम की स्थिति में पाया जाता है, मतलब ताप जो है व्युत्क्रम की स्थिति में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ताप भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए समताप मंडल में क्या होता है, ताप समान रहता है, ठीक है, पर यहाँ पर मध्यमंडल में जो ताप है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो यह 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है। देखिए हमारा जो मीसोस्फीयर या मध्यमंडल था वो हमारा 60 किलोमीटर तक था, ठीक है। अब देखिए 60 किलोमीटर से आप ऊपर जाएंगे 640 किलोमीटर तक, तब आपको क्या मिलेगा, आयन मंडल या आयनोस्फीयर मिलेगा। अब इस परत द्वारा छोटी छोटी रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं। अब देखिए इस मंडल में क्या होती है ना, छोटी छोटी जो रेडियो तरंग होती है वो परावर्तित होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर रेडियो तरंगों का काम तरंगों का काम होने लगा, देखिए यहाँ पे इस मंडल में, ठीक है, इसलिए इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, संचार उपग्रह इसी परत में अवस्थित होते हैं, ठीक है, संचार उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो देखिए जब रेडियो तरंगे जो छोटी छोटी रेडियो तरंगे जब वो परावर्तित हो रही हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर सैटेलाइट तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट होती है वो तरंगों के कारण ही काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट जो हर देश क्या होता है, सैटेलाइट जब भेजता है तो
तो वो आयन मंडल में ही भेजता है, आयन मंडल में ही जाकर वो रुक जाती है सैटेलाइट और वहीं से वो कार्य करना प्रारंभ करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सैटेलाइट है वो आयन मंडल में ही काम करती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी रेडियो तरंगें होती हैं जो परावर्तित होती हैं। अगला यहाँ पर देखिए बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आयन मंडल के ऊपर की परत है जिसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। अब देखिए 640 किलोमीटर तक यहाँ पर क्या फैला था, हमारा आयन मंडल फैला हुआ था। ठीक है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब देखिए उसके बाद 640 किलोमीटर के ऊपर और आप जाएंगे, है ना, तो अब क्या होगा, हमारा बहिर्मंडल कहलाएगा। ठीक है, जिसे एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। और उसके बाद उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए हम किलोमीटर से हम तो वो कर रहे थे, माप रहे थे कि 60 किलोमीटर से देखिए 640 किलोमीटर तक हमारा अपना आयन मंडल होगा, है ना। पर उसके बाद देखिए 640 किलोमीटर के ऊपर कोई किलोमीटर नहीं है। फिर वो हम अर्थ से बाहर आ गए। ठीक है, पृथ्वी से बाहर आ गए। अब उसके बाद अंतरिक्ष आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब इस परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। अब देखिए इस परत मतलब बहिर्मंडल में जो परत होती है, मतलब 640 किलोमीटर के ऊपर की जो परत होती है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्थान हैं, प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम, कुछ स्थान हैं जिनके उपनाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरब का जो मोती है वो किसे कहते हैं, सिंगापुर को कहते हैं, ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो लाओस है। ठीक है, उसके बाद देखिए नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। और चीन का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि चीन का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिए कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्रिकेट आपने देखा होगा, उसमें कहते हैं कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू कहते हैं। ध्यान पर रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। फिर भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला यहाँ पर देखिए संसार की रोटी का भंडार, देखिए संसार की रोटी का भंडार किसे कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज मैदान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज मैदान। अब देखिए अगला है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वो सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से दिया हुआ है। अब यूरोप का मरीज तुर्की को क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए तुर्की को हमेशा हेल्प चाहिए रहती होगी सबसे, सब बाकी देशों से, है ना। वो बीमार सा रहता होगा, ठीक है ना, वहाँ कुछ नहीं होता होगा, ना कोई इवेंट होते होंगे, ना फेस्टिवल मनाया जाता होगा, ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसे यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए पवित्र भूमि किसे कहते हैं, यरूशलेम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यरूशलेम को हम क्या कहते हैं, पवित्र भूमि। अगला यहाँ पर देखिए चीन का अशोक किसे कहते हैं, तो हांगो नदी को कहते हैं चीन का अशोक। उसके बाद देखिए 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। फिर देखिए यूरोप का जो स्वर्ग है वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिस्थिति में आपको बता रहा हूँ, परिस्थिति के हिसाब से ही नामकरण किया गया है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड है वो सबसे सुंदर देश है ना, शहर बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड, इसलिए उसे यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरोप का सबसे सुंदर सा शहर का है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम दुनिया की छत किसे कहते हैं, तो पामीर का पठार, इसे कहते हैं दुनिया की छत। अगला यहाँ पर देखिए पिरामिडों का देश किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं, सबको पता होगा, मिस्र में सबसे ज़्यादा पिरामिड है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर निषिद्ध शहर किसे कहते हैं, तो लासा या तिब्बत। ठीक है, अब निषिद्ध शहर क्यों कहते हैं लासा या तिब्बत को, क्योंकि सभी लोगों ने उससे नाता रिश्ता तोड़ दिया एक प्रकार से, इसलिए उसे क्या कहते हैं, निषिद्ध शहर कहते हैं। अब अगला यहाँ पर देखिए एम्पायर सिटी, मतलब तिब्बत नहीं, मतलब जो लासा है ना, लासा शहर है, उसे उसे निषिद्ध शहर कहते हैं। ठीक है, जो तिब्बत में है। अब देखिए जो एम्पायर सिटी वो किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं एम्पायर सिटी। उसके बाद अगला देखिए लॉन्ग का द्वीप किसे कहते हैं, जंजीबार, जो कि अफ्रीका में। अगला यहाँ पर देखते हैं हम इटर्नल सिटी या शाश्वत नगर किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, तो वेनिस इटली, मतलब वेनिस को कहते हैं एड्रियाटिक की रानी, जो इटली में है। उसके बाद अगला देखिए अट्टालिकाओं का शहर किसे कहते हैं, तो वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं। ठीक है, अट्टालिकाओं का शहर। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए मानचित्र की रेखा है। ठीक है, कौन कौन सी रेखा है जिन्हें किस तरीके से डिनोट किया गया है, ये पढ़ेंगे हम। देखिए तो पहला है देखिए समुच्च रेखा। ठीक है, तो देखिए समुच्च रेखा क्या है, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समुच्च रेखा कहलाती है। ध्यान से देखिए यहाँ पर समुद्र तल से
समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखिए ये समुद्र तल है। अब यहाँ से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहती है। मतलब जो समोच्च रेखा है वो समुद्र तल से ली गई है, ठीक है, समुद्र तल से ली गई ना, यह ध्यान रखिएगा, धरती से नहीं ली गई है, समुद्र की गहराई से ली गई है। मतलब गहराई से भी नहीं, समुद्र तल से, गहराई से नहीं, समुद्र तल मतलब जो समुद्र है हमारा, ऊपर जो पानी बहता रहता है समुद्र, वहाँ उस तल से ली गई है। ध्यान रखिएगा, कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। अगला यहाँ पर देखिए आइसोबार, तो समुद्र के भीतर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए यहाँ पर समुद्र के भीतर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आप समुद्र के भीतर जाएंगे, ठीक है ना, और जहाँ पर समान गहराई होगी, ठीक है, गहराई वाले स्थानों को जो रेखा मिलाती है वो आइसोबार कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पहले हमने समुद्र तल से उठाया और समान बिंदुओं को मिला दिया तो समोच्च रेखा बन गई। उसी तरह हम गहराई में गए और वहाँ समान गहराई वाले स्थानों को मिला दिए तो क्या बन गया? आइसोबार बन गई, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए समदाब रेखा, तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट है, समदाब, समदाब मतलब समान दाब, तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जो रेखा जोड़ती है उसे समदाब रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए आइसो हैलाइन, देखिए समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए समान लवणीयता, लवणीयता मतलब क्या होता है? खारापन होता है। समुद्र क्या होता है? हमारा खारा होता है। तो देखिए जो समान लवणीयता वाले जो बिंदु होते हैं उन्हें मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसो हैलाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए आइसो हेल, तो समान सूर्य तप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसो हेल कहलाती है। देखिए जो सूर्य ताप होता है ना वो भी समान होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर सूर्य तप जो होता है समान होता है, तो उस अवधि को जो रेखा मिलाती है वो क्या कहलाती है? आइसो हेल कहलाती है। अगला यहाँ पर देखिए समवर्ष रेखा, देखिए नाम से स्पष्ट है, जहाँ समान रूप से वर्षा होती है, जिन स्थानों में समान समान रूप से वर्षा होती है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्ष रेखा। मैंने देखिए बिना देखे बता दिया, यहाँ पर सिर्फ नाम से ही बता दिया कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, बस। यहाँ पर देखिए स्थान आप ध्यान रखिएगा कि समान वर्षा, अब ऐसा मत बोल दीजिए कि समान वर्षा वाली रेखा, ऐसा नहीं, समान जहाँ जिस स्थानों पर समान रूप से वर्षा होती है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? या उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए आइसोन, ठीक है, आइसोनिफ, तो समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अब देखिए समान हिम स्थान मतलब क्या होती है? जो बर्फीले स्थान होते हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान हिम स्थान, आइसोनिफ, आइसोनिफ कहलाती है, ठीक है। दो समान बर्फीले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए सममेघ रेखा, तो एक समान औसत मेघाच्छन्नता और का क्रास्ट वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अब यहाँ पर देखिए सममेघ रेखा नाम से स्पष्ट है कि समान मेघ वाले स्थान, देखिए समान मेघ वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? सममेघ रेखा कहलाती है, ठीक है। एक समान औसत मेघाच्छन्नता मतलब क्या होता है? जो बादल छाए रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मेघाच्छन्नता, तो वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समान रूप से जिन स्थानों पर बादल छाए रहते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सममेघ रेखा कहलाती है। अगला देखिए यहाँ पर है समभूकंपी रेखा, तो समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपी रेखा कहलाती है। नाम से स्पष्ट है ना, कि देखिए अब यहाँ पर भूकंपी तीव्रता बोल रहे, ध्यान रखिएगा तीव्रता, तो यहाँ पर देखिए समान समभूकंपी रेखा मतलब समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपी रेखा, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देखिए और लास्ट है हमारा यहाँ पर समताप रेखा, तो समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नाम से स्पष्ट है, समताप मतलब समान ताप, तो समान ताप, और देखिए जहाँ पर समान ताप, जिन स्थानों पर समान ताप होते हैं और समान ऊंचाई होती है तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? हमारी समताप रेखा कहलाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर भारतीय भूगोल पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है, और आप आराम से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।